हेलो एवरीवन, हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा आज का वीडियो बेस्ड होगा रियल टाइम पीसीआरस पे। अभी तक हमने पीसीआर के डिफरेंट वेरिएंट्स ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। पीसीआर का नॉर्मल बेसिक फिनोमिना कि पीसीआर क्या होता है, उसकी बेसिक स्टेप्स क्या होती हैं। पीसीआर के बाद हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पीसीआर जिसे आरटी पीसीआर कहा जाता है वो भी स्टडी कर चुके हैं। आरटी पीसीआर क्या होता है? आरटीपीसीआर के टाइम में हमने देखा था कि आरटीपीसीआर और रियल टाइम पीसीआर में थोड़ा कंफ्यूजन होता है कि क्या आरटीपीसीआर रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पीसीआर और रियल टाइम पीसीआर दोनों एक ही है। तो नहीं, बिल्कुल डिफरेंट है। आज का हमारा वीडियो बेस्ड होगा रियल टाइम पीसीआर पे कि पीसीआर का वो वेरिएंट्स जिसको हम क्या कहते हैं रियल टाइम पीसीआर। पीसीआर के सिमिलर ही होगा। पीसीआर में हमने देखा था पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में कि डीएनए का एम्प्लीफिकेशन होता है या आरएनए का एम्प्लीफिकेशन होता है, वो बेसिक फिनोमेना क्या कहलाता है? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तो क्या जरूरत है आपको रियल टाइम पीसीआर की स्टडी करने की? ऐसा क्या रीजन था कि हमने रियल टाइम पीसीआर का स्टडी किया जो जनरली कमर्शियल पर्पस में लेबोरेटरी टेक्निक्स में यूज होता है? ज्यादातर रियल टाइम पीसीआर यूज होते हैं। क्यों यूज होते हैं? रीजन क्या है? सबसे पहले हमें माइंड में आएगा कि रीजन क्या है रियल टाइम पीसीआर पढ़ने का। तो सबसे बेसिक रीजन है रियल टाइम पीसीआर पढ़ने का कि जब हम पीसीआर की मेथोडोलॉजी पढ़ते हैं, पीसीआर की टेक्निक पढ़ते हैं, तो पीसीआर की टेक्निक में जो रिजल्ट शो होते हैं वो एट द एंड शो होते हैं। हमें एंड में रिजल्ट मिल जाते हैं। यदि उस रिजल्ट में कुछ मिस्टेक हुए, यदि वो रिजल्ट्स रॉन्ग हुए, सपोज कोई कंटामिनेशन हो गया, तो हमें वही पीसीआर की टेक्निक वापस से रिपीट करनी पड़ेगी, उतने ही नंबर ऑफ साइकिल्स वापस से रिपीट करने पड़ेंगे। तो हमारा टाइम भी वेस्ट हो रहा है, आपका जितना मटेरियल था वो भी वेस्ट हो रहा है। तो क्या ऐसी कोई पीसीआर मेथोडोलॉजी नहीं है जो उसी समय कंटामिनेशन का पता लगा सके या आपकी जो भी रॉन्ग मिस्टेक्स है उसको मॉनिटर कर सके? तो उसी का पता लगाने के लिए कि हर साइकिल में हम उसको मॉनिटर कर सके, हर स्टेप बाय स्टेप पे आप रिएजेंट्स को मॉनिटर कर सको। यदि कहीं पर भी मिस्टेक हो तो उसको वहीं पर पॉज कर दो या हॉल्ट कर दो। तो उसी के लिए हम स्टडी करते हैं रियल टाइम पीसीआर की। नाम से ही समझ में आता है रियल टाइम पीसीआर मतलब उसी टाइम पे, रियल टाइम पर ही आप उस प्रोसेस को हॉल्ट कर सकते हो, पॉज कर सकते हो, उसमें करेक्शन करके वापस से प्रोसेस को रिपीट कर सकते हो। ठीक है, तो क्या डिफरेंस है पीसीआर में और क्यों हम रियल टाइम पीसीआर में एंड में रिजल्ट्स मिलते थे। यदि कोई प्रॉब्लम हुई, यदि उस रिजल्ट्स में मिस्टेक हुई, तो हमें उतने ही नंबर ऑफ साइकिल्स वापस से रिपीट करने पड़ते हैं। रियल टाइम पीसीआर में आप उसकी हर स्टेप को मॉनिटर कर सकते हो, स्टेप बाय स्टेप हम उसको पूरा मॉनिटर कर सकते हैं कि कैसे प्रोसेस चल रही है, कितने नंबर ऑफ साइकिल्स चल रहे हैं, किन साइकिल्स में उसमें प्रॉब्लम्स है या कहीं पर कंटामिनेशन है क्या, तो प्रोसेस को वहीं पर हॉल्ट कर दिया जाता है। तो ये क्या है आपका रियल टाइम पीसीआर। क्या होगा बेसिकली? रियल टाइम पीसीआर। अब रियल टाइम पीसीआर और पीसीआर के बेसिकली डिफरेंसेस होते क्या है? जब हमने पीसीआर देखा था तो पीसीआर का बेसिक यूज क्या है? जीन एक्सप्रेशन। रियल टाइम पीसीआर का भी मेन यूज क्या है? जीन एक्सप्रेशन में। जीन एक्सप्रेशन, कोई जीन कम एक्सप्रेस हो रहा है कि ज्यादा एक्सप्रेस हो रहा है, जीन एक्सप्रेशन का पता लगाने के लिए रियल टाइम पीसीआर यूज किया जाता है। डीएनए सीक्वेंसिंग, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग या आपकी मेडिकल ट्रीटमेंट्स हो गया, जितनी भी मेडिकल रिसर्च हो गई, डिसीज डायग्नोसिस में भी रियल टाइम पीसीआर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आपका लेटेस्ट एग्जांपल हमने देखा था SARS-CoV-2 वायरस में, जो आप एमआरएनए का पता लगाते हो उसमें कितना अमाउंट में रियल आपका वायरस लोड प्रेजेंट है या नहीं, वो किसके थ्रू पता लगाते हैं? रियल टाइम पीसीआर के थ्रू, जो उसकी क्वांटिटी का पता लगाता है। इसी कारण रियल टाइम पीसीआर को क्या कहा जाता है? क्वांटिटेटिव पीसीआर भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, रियल टाइम पीसीआर क्या कहलाता है? क्वांटिटेटिव पीसीआर भी। क्वांटिटेटिव पीसीआर, क्वांटिटेटिव नाम से ही समझ में आ रहा है, क्वांटिटी का पता लगाएगा। क्वांटिटेटिव पीसीआर भी किसको कहा जाता है? रियल टाइम पीसीआर को, या क्यूपीसीआर। क्यूपीसीआर भी क्या होगा आपका? रियल टाइम पीसीआर। क्यों क्वांटिटेटिव पीसीआर कहा जाता है? क्योंकि इसके थ्रू हम किसी भी पर्सन में डीएनए या आरएनए या किसी भी सैंपल में डीएनए या आरएनए की क्वांटिटी का पता लगा सकते हैं। डीएनए और आरएनए की क्वांटिटी का पता लगा सकते हो कि उस सैंपल में डीएनए या आरएनए का अमाउंट कितना प्रेजेंट है। कह सकते हैं
कि यदि कोई वायरस से इन्फेक्टेड है आपका पर्सन, तो उस वायरस से इन्फेक्टेड है मतलब उसने अपना जेनेटिक मटेरियल उस पर्सन में ट्रांसफर किया है। यदि उसमें वायरस लोड ज़्यादा है, जेनेटिक मटेरियल ज़्यादा ट्रांसफर किया है, तो उसका अमाउंट आप किस मेथड के थ्रू लगा सकते हो? रियल टाइम पीसीआर के थ्रू लगा सकते हो। उसमें भी हम देखते हैं उसकी सीटी वैल्यू के थ्रू, साइकिल थ्रेशोल्ड वैल्यू के थ्रू। तो रियल टाइम पीसीआर को क्वांटिटेटिव पीसीआर क्यों कहा जाता है? बेसिकली किसी भी सैंपल में डीएनए और आरएनए की क्वांटिटी का पता लगाता है कि कितनी क्वांटिटी में डीएनए या आरएनए प्रेजेंट है। इसमें भी जब हम पढ़ेंगे तो आप हमेशा एक बेसिक कंसेप्ट ध्यान रखने का कि रियल टाइम जो पीसीआर है वो डीएनए और आरएनए की जो सीटी वैल्यू हम कहते हैं, सीटी वैल्यू के थ्रू आप मेजर करते हो उसका अमाउंट, वो सीटी वैल्यू उस डीएनए और आरएनए की एग्जैक्ट वैल्यू पता नहीं लगा पाएगी। ये जो सीटी वैल्यू है, साइकिल थ्रेशोल्ड वैल्यू, साइकिल थ्रेशोल्ड वैल्यू, ये डीएनए और आरएनए की एग्जैक्ट अमाउंट, कि सपोज एग्जैक्ट इतना ही अमाउंट उस सैंपल में प्रेजेंट है, वो नहीं पता लगाती है, ये रिलेटिव अमाउंट पता लगाती है। सीटी वैल्यू क्या पता लगाएगी? उसका रिलेटिव अमाउंट, रिलेटिव अमाउंट। वरना किसी स्टूडेंट का क्वेश्चन हो कि मैम आपने तो कहा था कि सीटी वैल्यू के थ्रू हम उसका एग्जैक्ट अमाउंट पता लगा सकते हैं या क्वांटिटी पता लगा सकते हैं, तो क्या हम उस पर्सन में ये पता लगा सकते हैं कि कितने अमाउंट में जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है या उसकी बेसिकली न्यूमेरिक वैल्यू क्या होगी, उसकी क्वांटिटी कितनी होगी? तो बिल्कुल नहीं। हम ये पता लगा सकते हैं कि हाँ, उसमें जो जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है वो हायर अमाउंट में है या कम अमाउंट में है, ज़्यादा है या कम है। आप उसका रिलेटिव अमाउंट पता लगा सकते हो, उसकी एग्जैक्ट वैल्यू पता नहीं लगा सकते हो। साइकिल थ्रेशोल्ड के थ्रू हम उसकी रिलेटिव वैल्यू का पता लगाते हैं, रिलेटिव अमाउंट का पता लगाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये क्या है आपकी सीटी वैल्यू। पढ़ेंगे हम आगे सीटी वैल्यू क्या होती है, साइकिल थ्रेशोल्ड वैल्यू क्या होती है। अभी बेसिकली हमने ओवरव्यू देखा है रियल टाइम पीसीआर का। रियल टाइम पीसीआर क्या होता है हमने वो देखा, पीसीआर और रियल टाइम पीसीआर में डिफरेंसेस क्या होते हैं वो देख लिया हमने, कि क्यों हमने पीसीआर के अलावा रियल टाइम पीसीआर पढ़ा। आपके रियल टाइम पीसीआर का बेसिकली रोल कहाँ पर होता है? जीन एक्सप्रेशन में। ज़्यादातर वो क्या एप्लीकेशन, किसी भी जीन के एक्सप्रेशन, कितना एक्सप्रेस हो रहा है जीन या नहीं हो रहा, उसमें रियल टाइम पीसीआर यूज़ किया जाता है। रियल टाइम पीसीआर को क्वांटिटेटिव पीसीआर, क्यू पीसीआर भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि उसे डीएनए और आरएनए का अमाउंट पता लगा सकते हो। अमाउंट भी एग्जैक्ट अमाउंट नहीं पता लगाएंगे, रिलेटिव अमाउंट पता लगाएंगे कि किसी पर्सन में वायरस लोड ज़्यादा है या कम है, ये बता सकती है उसकी सीटी वैल्यू। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अब उसकी बेसिक मेथोडोलॉजी की, रियल टाइम पीसीआर की बेसिक प्रिंसिपल होगा क्या, वो कैसे रन होगा। तो जब हमने पीसीआर रन किया था तब हमने पीसीआर के केस में देखा था, पीसीआर की बेसिकली 3 स्टेप्स होती है। डीनेचुरेशन, डीनेचुरेशन, पीसीआर की बेसिकली स्टेप डीनेचुरेशन, एनिलिंग, डीनेचुरेशन, एनिलिंग और इलोंगेशन या एक्सटेंशन, इलोंगेशन या एक्सटेंशन, ये हमने देखी थी उसकी बेसिकली स्टेप्स, इलोंगेशन या एक्सटेंशन। डीनेचुरेशन में हमने देखा था पीसीआर में डबल स्टैंडर्ड डीएनए सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए में कन्वर्ट होगा। डबल स्टैंडर्ड डीएनए किस में कन्वर्ट होगा? सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए में। प्राइमर में भी सेम ऐसे, रियल टाइम पीसीआर में भी सेम ऐसे ही होगा। ये आपका डबल स्टैंडर्ड डीएनए है जो हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू जुड़ा हुआ है। डीनेचुरेशन के थ्रू डबल स्टैंडर्ड डीएनए किस में कन्वर्ट हो जाता है? सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए में। टेम्परेचर क्या होगा? 94, हायर टेम्परेचर, हायर टेम्परेचर दिया जाता है। ये स्टेप क्या होगी आपकी? डीनेचुरेशन। 94 डिग्री सेल्सियस हाई टेम्परेचर पे डीएनए, डबल स्टैंडर्ड डीएनए के हाइड्रोजन बॉन्ड्स ब्रेक हो जाएंगे, डबल स्टैंडर्ड डीएनए सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? जैसे ही डीनेचुरेशन हुआ, नेक्स्ट स्टेप आ गई आपकी एनिलिंग की। नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगी? एनिलिंग। एनिलिंग के केस में अब क्या आके एनिल्ड होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रियल टाइम पीसीआर में प्रोब्स भी यूज किए जाते हैं। क्या यूज किए जाते हैं? प्रोब्स। शॉर्ट ओलिगोन्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होती है प्रोब्स की, 15 to 20 ओलिगोन्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होती है। ओलिगोन्यूक्लियोटाइड, एंटी इट मीन्स न्यूक्लियोटाइड, ओलिगोन्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होगी जिसके इस प्रोब के एक साइड पे रिपोर्टर फ्लोरोसेंट मॉलिक्यूल और दूसरी साइड पे क्वेंचर मॉलिक्यूल अटैच होते हैं। अब क्वेश्चन सबसे पहले पीसीआर में वही प्राइमर्स आएंगे, आपके प्रोब्स आएंगे। प्रोब्स रियल टाइम पीसीआर में एक एक्स्ट्रा रिएजेंट्स है आपका।
बाकी सेम एज इट इज पीसीआर के कंटेंट्स होंगे। प्रोब क्या होती है? शॉर्ट ओलिगोन्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, जिसके एक साइड पे ओलिगोन्यूक्लियोटाइड है, रिपोर्टर डाई या आपकी फ्लोरोसेंट डाई बाइंड होती है एक साइड पे और दूसरे साइड की से अटैच होता है क्वेंचर से। अब रिपोर्टर क्या होंगे या फ्लोरोसेंट डाई क्या होगी और क्वेंचिंग क्या करेगा? क्वेंचिंग डाई क्या होती है? दोनों डाई से एसोसिएटेड होती है। जो रिपोर्टर मॉलिक्यूल है या फ्लोरोसेंट डाई है आपकी, वो फ्लोरोसेंसी इमिट करेगी, ठीक है, रियल टाइम है, आप ऑब्जर्व कर रहे हो, तो ऑब्जर्व कैसे करोगे, उसको मॉनिटर कैसे करोगे? या तो कुछ फ्लोरोसेंसी शो होगी तो हमें पता पड़ेगा कि हाँ धीरे धीरे प्रोसेस चल रही है। तो क्या होता है बेसिकली, प्रोब्स यूज किए जाते हैं रियल टाइम पीसीआर में, जो एक साइड से फ्लोरोसेंटली लेबल्ड होते हैं और दूसरे साइड से क्वेंचर से अटैच होते हैं। अब क्वेंचर और फ्लोरोसेंट मॉलिक्यूल या रिपोर्टर का क्या रोल होगा? यदि इन दोनों के बीच में डिस्टेंस ज्यादा होगी, यदि डिस्टेंस ज्यादा होगी तो क्वेंचर की प्रॉपर्टी होती है रिपोर्टर को सप्रेस करके रखना। यदि ये दोनों पास पास होंगे तो क्वेंचर फ्लोरोसेंसी को सप्रेस करके रखेगा, उसको सप्रेस कर देगा रिपोर्टर डाई को, मतलब वो अपनी फ्लोरोसेंसी शो नहीं कर पाएगी। और जैसे जैसे क्वेंचर से दूर होते जाएंगे या क्वेंचर से डिसोसिएशन होता जाएगा, दूर होने पर अब वो क्वेंचर मॉलिक्यूल इसको सप्रेस नहीं कर पाएगा। जो फ्लोरोसेंट डाई है वो मॉलिक्यूल्स आपके न्यूक्लियोटाइड्स उसको सप्रेस नहीं कर पाएगा, उन न्यूक्लियोटाइड्स को सप्रेस नहीं कर पाएगा, तो इससे जो फ्लोरोसेंटली टैग थे डाई से वो फोटोन्स इमिट कर पाएंगे। नंबर ऑफ फोटोन्स इमिट करेंगे तो फ्लोरोसेंसी शो होगी। आई होप आपको क्लियर होगा, बहुत ध्यान से समझिएगा। रियल टाइम पीसीआर में हम प्रोब्स यूज कर रहे हैं, एक्स्ट्रा पार्ट। पीसीआर के सेम रिएजेंट्स होंगे, वही प्राइमर्स, वही न्यूक्लियोटाइड, वही टैग डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, क्योंकि हायर टेम्परेचर की बात करें पॉलीमराइजेशन के लिए, वही नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन, आपके साइटोसिन्स, ठीक है। एक्स्ट्रा पार्ट क्या है आपका? बेसिकली प्रोब्स। इसमें प्रोब्स यूज किए जाते हैं जो शॉर्ट ओलिगोन्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होगी। प्रोब्स एक साइड से रिपोर्टर से अटैच होते हैं या फ्लोरोसेंटली डाई से अटैच होते हैं। दूसरा सेगमेंट इसका जो दूसरा न्यूक्लियोटाइड सिरा होता है वो किससे अटैच होता है? क्वेंचर डाई से। क्वेंचर से क्वेंचिंग हो जाती है उसकी। क्वेंचर की प्रॉपर्टी होती है फ्लोरोसेंट डाई को सप्रेस करके रखना, उससे फोटोन्स को इमिट नहीं होने देना या उसकी फ्लोरोसेंसी शो नहीं होने देना। कब तक? जब तक वो पास पास या क्लोज प्रोक्सिमिटी में होंगे। जैसे ही उनका दूर दूर डिस्टेंस बढ़ेगी फ्लोरोसेंट और क्वेंचर के बीच में या सेपरेशन हो जाएगा, फ्लोरोसेंट जो न्यूक्लियोटाइड्स है वो फ्री हो जाएंगे, वो डाई फ्री हो जाएगी, उससे नंबर ऑफ फोटोन्स इमिट होने लगेंगे, वो अपनी फ्लोरोसेंसी शो करने लगेगी। ये बेसिक प्रिंसिपल है बिल्कुल कि प्रोब्स का बेसिक प्रिंसिपल होगा क्या। अब कैसे स्टेप्स चलेंगे देखिए। हमने देख लिया डीनेचुरेशन में डबल स्टैंडर्ड डीएनए सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। 94 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दिया। एनेलिंग पे आ जाते हैं। एनेलिंग टेम्परेचर वही 55 डिग्री सेल्सियस से 65 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। इस रेंज के बीच में आप एनेलिंग टेम्परेचर दोगे। जैसे ही एनेलिंग टेम्परेचर हुआ, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? प्राइमर्स 5' एंड 3' एंड 3' एंड 5' एंड। प्राइमर्स कहाँ पर अटैच होंगे? प्राइमर से 5' to 3' पॉलीमराइजेशन। प्राइमर्स अटैच हो गया 5' to 3' एंड पे, यहाँ पर भी 5' to 3', 5' to 3', 5' to 3'। जैसे ही प्राइमर अटैच हो जाएंगे, ये क्या है आपके एनिलिंग की स्टेप्स है आपकी। एनिलिंग यहाँ पर क्या होगा? ये प्राइमर्स है आपके। प्राइमर्स अटैच हो चुके हैं। प्राइमर्स के अटैच होने के अलावा यहाँ पर प्रोब्स भी आकर बाइंड हो जाते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हम देखेंगे यहाँ पर क्या क्या बाइंड हो जाएंगे। प्रोब्स, जनरली प्रोब्स भी आकर बाइंड हो जाएंगे। एनिलिंग स्टेप में जैसे ही टेम्परेचर कम होता है प्रोब्स की सीक्वेंस आके बाइंड हो जाएगी। प्रोब्स सीक्वेंस, प्रोब्स जो यूज किया जाता है इस सीक्वेंस में, प्रोब्स भी डिफरेंट टाइप के होते हैं, नॉन स्पेसिफिक और स्पेसिफिक प्रोब्स। नॉन स्पेसिफिक प्रोब्स में आते हैं, जो नॉन स्पेसिफिक प्रोब्स है वो साइबर ग्रीन टाइप होते हैं, साइबर ग्रीन डाई, ठीक है। ये क्या है? नॉन स्पेसिफिक, इसकी सीक्वेंस स्पेसिफिक नहीं होती है, ये रैंडमली प्रोब्स क्या होते हैं कहीं पर भी जाके अटैच हो जाते हैं, जो साइबर ग्रीन डाई से टैग्ड होंगे। स्पेसिफिक प्रोब्स होते हैं आपके पास, जो स्पेसिफिक होते हैं वो होते हैं टैगमैन। टैगमैन प्रोब जो सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है, या मॉलिक्यूलर बेकन, मॉलिक्यूलर बेकन ये प्रोब भी यूज़ किया जाता है, टैगमैन या मॉलिक्यूलर बेकन।
जो टैगमैन प्रोब रहता है वो स्पेसिफिक है, उसकी सीक्वेंस पता है, वो रैंडम सीक्वेंस पे जाके बाइंड हो जाएगा। इसकी सीक्वेंस स्पेसिफिक है जो जाकर बाइंड हो जाएगा, जो एक साइड से किससे अटैच है, फ्लोरोसेंस से, रिपोर्टर मॉलिक्यूल से, और दूसरे साइड से क्वेंचर से, सेम रिपोर्टर से और क्वेंचर से। एनेलिंग स्टेप में रियल टाइम पीसीआर में 2 स्टेप्स होगी, प्रोब्स भी जाके एनिल्ड हो जाएगा डीएनए से, और सेकंड में क्या हो जाएगा, आपके प्राइमर्स भी जाकर अटैच हो जाएंगे। एनिलिंग स्टेप में ही क्या होगा, टैग डीएनए पॉलीमरेज आपका। अब नेक्स्ट स्टेप जो हम पढ़ते हैं वो आती है एक्सटेंशन या एलोंगेशन। मतलब क्या आएगा, टैग डीएनए पॉलीमरेज आएगा और आकर बाइंड हो जाएगा। टैग डीएनए पॉलीमरेज आया और आकर बाइंड हो गया, सॉरी ये तो प्रोब से, कहां से बाइंड होगा टैग डीएनए पॉलीमरेज, प्राइमर से। टैग डीएनए पॉलीमरेज क्या होगा, प्राइमर से आके बाइंड हुआ, ये प्राइमर है, बाइंड हो गया टैग डीएनए पॉलीमरेज। एक्सटेंशन स्टेप में डीनेचुरेशन हो गया, एनिलिंग हो गया। अब हम देखते हैं एक्सटेंशन, इसको रिमूव कर रहे हैं क्लीन करके, यहीं पर एक्सटेंशन स्टेप्स देखेंगे हम। ध्यान से समझिएगा, आपको जहां पर भी डाउट हो आप बिल्कुल कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपके वो कमेंट सॉल्व किए जाए। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, एक्सटेंशन में, इसी को देखते हैं हम आगे, ये सेम डायग्राम यहां रिपीट करेंगे। एक्सटेंशन में क्या होगा, ये एक्सटेंशन, ठीक है, ये प्राइमर आके बाइंड हो चुका है, प्राइमर, ये भी प्राइमर, यहां पर क्या है नेक्स्ट स्टेप में प्रोब्स, प्राइमर, ये प्रोब्स। अब एक्सटेंशन जो होगा, अब स्टेप पढ़ रहे हैं हम इलोंगेशन या एक्सटेंशन, इलोंगेशन या एक्सटेंशन, जिसमें क्या आके बाइंड हो चुका है टैग डीएनए पॉलीमरेज, जो किससे बाइंड होगा, प्राइमर से। धीरे धीरे न्यूक्लियोटाइड जुड़ते जाएंगे, टैग डीएनए पॉलीमरेज आगे बढ़ता जाएगा, यहां भी बढ़ता जाएगा, ठीक है, आगे बढ़ा और बढ़ा। अब क्या होगा, जब प्रोब से वो जाकर आ जाएगा, प्रोब उसकी सीक्वेंस में, जो आगे वो सीक्वेंस आगे बढ़ा रहा है वहां पर प्रोब आ चुका है, तो अब कैसे होगा, तो अब एक प्रॉपर्टी है जो टैग डीएनए पॉलीमरेज है आपका, टैग डीएनए पॉलीमरेज, टैग डीएनए पॉलीमरेज के पास एक बेसिक प्रॉपर्टी होती है, वो होती है एक्सोन्यूक्लियेज, एक्सोन्यूक्लियेज। ये टैग डीएनए पॉलीमरेज है, इसकी प्रॉपर्टी है एक्सोन्यूक्लियस, मतलब जो आगे आएगा, सामने आएगा, उसको एक्सोन्यूक्लियर 5 डेज टू 3 डेज एंड पे क्या करता जाएगा, कट करता जाएगा, वो उसको कट करता जाएगा। मतलब प्रोब्स को क्या कर दिया उसने, कट कर दिया, कट करता जाएगा, तो इसके फ्लोरोसेंटली मॉलिक्यूल और क्वेंचर सेपरेट होते जाएंगे। मतलब हमें ये शो होगा कि इलोंगेशन या एक्सटेंशन हो, जैसे जैसे फ्लोरोसेंसी बढ़ती जा रही है, मतलब इलोंगेशन या एक्सटेंशन हो रहा है। फ्लोरोसेंसी शो हुई है मतलब एक्सटेंशन हुआ है, डीएनए का एम्प्लीफिकेशन हुआ है या आरएनए का एम्प्लीफिकेशन हुआ है, ठीक है। तो अब क्या हुआ, क्योंकि क्वेंचर और फ्लोरोसेंट्री जो रिपोर्टर मॉलिक्यूल थे वो क्या हो चुके हैं, सेपरेट। क्यों, किसने किया, ध्यान रखिएगा, टैग डीएनए पॉलीमरेज जो आगे मूव करता जा रहा था, उसके पास एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी थी, सामने जितने भी ओलिगोन्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस आएंगे उसको कट करते हुए वो आगे निकल जाएगा और पूरा के पूरा डीएनए स्ट्रैंड को सिंथेसाइज कर देगा, सेम एज इट इज। जैसे सिंथेसाइज हो जाएंगे, 1 से 2 डीएनए बन गया, एम्प्लीफिकेशन हो गया। तो ये था आपका बेसिकली रियल टाइम पीसीआर, कि रियल टाइम पीसीआर की बेसिक मेथोडोलॉजी कैसे चलती है। आपको फ्लोरोसेंसी जैसे जैसे शो होने लगेगी वैसे वैसे हम कर सकते हैं कि उसमें एक्सटेंशन हुआ है या इलोंगेशन हुआ है। फ्लोरोसेंसी किसके कारण शो हो रही है, प्रोब्स के कारण, क्योंकि वो क्वेंचर से अब सेपरेट हो चुका है, उसके क्वेंचर डाई से सेपरेट हो चुका है वो मॉलिक्यूल न्यूक्लियोटाइड्स, इस कारण वो क्या करेगा, फ्लोरोसेंसी शो करेगा। मतलब कह सकते हैं जितनी नंबर ज़्यादा से ज़्यादा फ्लोरोसेंसी होगी उतना ज़्यादा से ज़्यादा वो क्या करेगा, एक्सटेंशन होता जा रहा है। यदि फ्लोरोसेंसी नहीं हो रही है मतलब उसमें एक्सटेंशन नहीं हुआ है, उसका एम्प्लीफिकेशन नहीं हुआ है। तो ये था आपका बेसिकली रियल टाइम पीसीआर की बेसिक फिनोमिना जो हम पढ़ चुके हैं। जिन्होंने भी पीसीआर का बेसिक नहीं पढ़ा है, इसमें पीसीआर का बेसिक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जिन्होंने पीसीआर का बेसिक नहीं पढ़ा है पहले वो पीसीआर का बेसिक पढ़ें, फिर रियल टाइम पीसीआर पढ़ें, क्योंकि इसमें पूरी प्रोसेस पीसीआर कन्वेंशनल पीसीआर पे बेस्ड है, केवल डिफरेंस है उसके प्रोब्स का। टेम्परेचर का हम देख ही चुके थे, क्यों टैग डीएनए पॉलीमरेज यूज किया जाता है, क्योंकि ये कैसा है, हीट स्टेबल एंजाइम है जो हाई टेम्परेचर पे डिसोसिएट नहीं होता है। बाकी जो एंजाइम्स होते हैं नॉर्मल डीएनए पॉलीमरेज हमारे बॉडी का, वो 37 डिग्री सेल्सियस के हायर टेम्परेचर पे डिसोसिएट या डीनेचर्ड हो जाएगा।
सही टर्मिनोलॉजी क्या है, बेसिकली डीनेचुरेशन हो जाना, क्योंकि एंजाइम्स प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं, प्रोटीन डीनेचर्ड होती है। ठीक है, अब इसमें एक टर्म हमें पढ़ना है सीटी वैल्यू, साइकिल थ्रेशोल्ड वैल्यू। सीटी वैल्यू क्या होती है? हमेशा हमने पढ़ा है जब हम कोविड के केस में, अभी तो आपने बहुत ज़्यादा पढ़ा होगा कोविड के केस में, कि सीटी वैल्यू ज़्यादा आ रही है, सीटी वैल्यू कम आ रही है, तो पेशेंट में वायरस लोड ज़्यादा है या कम है। एक बहुत नॉर्मल एग्जांपल से समझते हैं जिससे आपको इजी गोइंग अंडरस्टैंडिंग। 2 पर्सन हैं ए और बी, ठीक है। एक में वायरस लोड था, सॉरी डीएनए सैंपल था 5 माइक्रोग्राम और दूसरे में था 10 माइक्रोग्राम, ठीक है। सबकी एक स्टैंडर्ड सीटी वैल्यू सेट कर दी जाती है। स्टैंडर्ड सीटी वैल्यू क्या कर दी जाती है, सेट कर दी जाती है 30, ठीक है। स्टैंडर्ड साइकिल थ्रेशोल्ड वैल्यू क्या कर दी गई है, सेट कर दी गई है। ये आपका सैंपल है डीएनए या आरएनए, जो वायरस हो सकता है, आपने इन्फ्लुएंजा वायरस लिया हो, SARS-CoV-2 लिया हो इन्फ्लुएंजा के केस में, जो इस भी वायरस HIV वायरस के केस में, तो आप कैसे आइडेंटिफाइड करोगे? 2 पर्सन थे जिसमें 5 माइक्रोग्राम उसका डीएनए सैंपल या आरएनए सैंपल था, एक में 10 माइक्रोग्राम था। साइकिल थ्रेशोल्ड वैल्यू मतलब कितने नंबर ऑफ पीसीआर साइकिल चाहिए इस वैल्यू को अचीव करने के लिए, ठीक है। वो वैल्यू क्या कहलाएगी, साइकिल थ्रेशोल्ड वैल्यू। बी जो पर्सन होगा उसको इतने वैल्यू कवर करने के लिए सीटी वैल्यू मतलब नंबर ऑफ साइकिल्स कम चाहिए होंगे या ज्यादा, तो डेफिनेटली 10 को 30 तक अचीव करने के लिए नंबर ऑफ साइकिल्स क्या चाहिए, कम चाहिए। डीएनए का एप्लीकेशन, नंबर ऑफ साइकिल की वैल्यू क्या होगी, सीटी की वैल्यू कम होगी, ठीक है। नंबर ऑफ साइकिल कम चाहिए। 5 को 30 तक अचीव करने में बी के कंपैरिजन में नंबर ऑफ साइकिल्स क्या चाहिए, ज्यादा। नंबर ऑफ साइकिल्स क्या चाहिए, ज्यादा चाहिए। साइकिल थ्रेशोल्ड क्या होगी उसकी, ज्यादा। नंबर ऑफ साइकिल, ज्यादा से ज्यादा साइकिल चलाएगा, क्यों? क्योंकि उस पर्सन में वायरस लोड कम था। इस पर्सन में वायरस लोड, ये जो डीएनए आरएनए किसी वायरस से ही तो इंजेक्ट हुए उस पर्सन में वायरस लोड कम था, इसीलिए उसे एक स्टैंडर्ड वैल्यू को अचीव करने के लिए नंबर ऑफ साइकिल ज्यादा चलाने पड़े। पीसीआर का मतलब एम्प्लीफिकेशन, ज्यादा साइकिल चले। जबकि बी पर्सन में 10 माइक्रोग्राम था, तो उसे इस स्टैंडर्ड वैल्यू को अचीव करने के लिए कम नंबर ऑफ साइकिल चलाने पड़े। मतलब सीटी की वैल्यू ज्यादा होगी तो ज्यादा इन्फेक्टेड है वो पर्सन, कि सीटी की वैल्यू कम होगी तो ज्यादा इन्फेक्टेड है। तो डेफिनेटली हमें बहुत क्लियरली अंडरस्टूड हो गया है, सीटी की वैल्यू कम होगी तो मतलब पर्सन में वायरस लोड ज्यादा है, वायरस का जेनेटिक मटेरियल ज्यादा है, तभी तो उसे स्टैंडर्ड जल्दी अचीव कर लिया। यदि सीटी की वैल्यू कम होगी तो उसमें सीटी की वैल्यू ज्यादा होगी, तो मतलब उस पर्सन में वायरस लोड बहुत कम है, इसलिए उसे नंबर ऑफ साइकिल्स ज्यादा चलाने पड़े। तो इससे क्या पता लगा है आपको, एक रिलेटिव अमाउंट। इससे क्या पता लगा है, सीटी वैल्यू के थ्रू आपको रिलेटिव अमाउंट, कि हाँ इस पर्सन में डीएनए जेनेटिक मटेरियल इतना ज्यादा है या इस पर्सन में ज्यादा है, एग्जैक्ट अमाउंट नहीं। तो इसी कारण ये किसके थ्रू पता लगाओगे आप, रियल टाइम पीसीआर से, रियल टाइम पीसीआर से। इसी कारण उसे क्या कहा जाता है, क्वांटिटेटिव पीसीआर। इसी कारण क्या कहा जाता है उसे, क्वांटिटेटिव पीसीआर, कि आप उसकी क्वांटिटी का, उसकी रिलेटिव अमाउंट का पता लगा सकते हो कि किस पर्सन में डीएनए या सैंपल का रिलेटिव अमाउंट ज्यादा है या किस पर्सन में कम है। तो ये था आपका बेसिकली रियल टाइम पीसीआर। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से क्लियर होगा कि रियल टाइम पीसीआर होता क्या है। यदि इस वीडियो में आपको कहीं पर भी डाउट हो तो आप बिल्कुल मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि जल्दी से जल्दी आपके कमेंट सॉल्व किए जाए, ठीक है। यदि ये वीडियो आपके स्टडी के लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक पहुंच पाए, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक यू।